द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। मीन्स अर्थ की जो ग्रेविटी है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी अर्थ का है, वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर को हमारे चारों तरफ बनाए रखता है। अबाउट 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एयर लाइज विद इन 32 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। और इसी के कारण क्या होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर का जितना भी टोटल वेट है, मास है, उसका 99% 32 किलोमीटर में ही हमें मिल जाता है। मीन्स हमारा एटमॉस्फेयर कहाँ तक है, 30 किलोमीटर तक मिल जाता है इसका 99% वेट। द एटमॉस्फेयर इज द बॉडी ऑफ एयर विच सराउंड्स अवर प्लेनेट। यानी कि जो हमारी एयर की बॉडी है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसको किसने कवर किया हुआ चारों तरफ से, एयर ने। द एयर कंसिस्ट ऑफ 78%, एयर 29 था, इसको आप 78 बना लेंगे। एयर कंसिस्ट ऑफ 78% नाइट्रोजन and just under 21% of oxygen. The small amount remaining is composed of 1%. ठीक है, यहाँ आपको अमाउंट नहीं दे रखा है, 1% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज। यानी नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में 78%, ऑक्सीजन इट इज अबाउट 21%, एंड CO2 और अदर गैसेज लाइक हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, ये सब है 1%. नाउ द बायोस्फीयर, एज वी हैव सीन, बायोस्फीयर इट इज लिविंग सिस्टम जो किसका कंसिस्ट है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर की जो स्मॉल अमाउंट, द नैरो जोन वेयर दीज थ्री स्फीयर्स मेट is called biosphere, and here it is only living being can exist. Okay, so biosphere, the narrow zone where land, water and air come into contact with each other is called the biosphere. Living beings exist only in the biosphere. It is this biosphere which makes the earth a unique planet. इसी बायोस्फीयर की वजह से क्या होता है, ड्यू टू जस्ट दिस बायोस्फीयर हमारी अर्थ एक यूनिक प्लेनेट है सोलर सिस्टम का, क्योंकि इसी पर लाइफ एग्जिस्ट करती है. लिविंग बीइंग्स रेंज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म टू हुज ट्रीज, एनिमल्स एंड ह्यूमंस. अब लिविंग बीइंग्स में कौन कौन आते हैं, रेंज देखिए क्या क्या है लिविंग बीइंग की. माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनको माइक्रोस्कोपिक कहते हैं, लाइक इसमें आते हैं हमारे अमीबा, पैरामीशियम, जो जिनकी बॉडी केवल सिंगल सेल की बनी होती है, उनको माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, क्योंकि इनको माइक्रोस्कोप के हेल्प के बिना नहीं देख सकते. तो उन माइक्रोस्कोपिक यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, लाइक ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग हैं, ये सभी लिविंग बींग्स में आते हैं. ये इनका पूरा क्राइटेरिया है. दिस ग्रेट वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. तो लाइफ की जो डिफरेंट वेराइटी है, इतनी बड़ी वेराइटी, मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर जो ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, इन सब की जो वेराइटी है वो क्या कहलाती है, बायोडाइवर्सिटी. हिंदी में इसको कहते हैं जैव विविधता. द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द बायोस्फीयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू द प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम. अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. प्लांट किंगडम जिसमें कि हम प्लांट, ट्रीज इनकी स्टडी करते हैं. एनिमल किंगडम जिनमें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी एनिमल से लेकर और मल्टी सेलुलर एनिमल्स तक की स्टडी करते हैं, जिसमें ह्यूमन बीइंग भी इंक्लूड हैं. ओके, हियर यू कैन सी द कंपोनेंट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट. 2 types of components are here. One is natural, that we get from nature, and man-made, that we synthesize it, made it. In the natural, you can see living organisms, means biosphere, land, lithosphere, air, atmosphere, water, hydrosphere. Man-made में buildings, parks, industries, bridges, roads and monuments. They all are the example of man-made environment. Now the ecosystem. What is ecosystem? Eco means related to our surrounding. An ecosystem is the interaction of living community of plants and animals with the environment and each other. Means हमारी जितनी भी living community है, plants हैं, animals हैं, उनका अपने environment के साथ जो relation है, जो interaction है, उसको हम ecosystem कहते हैं, जिसमें इनकी studies हम करते हैं. Ecosystems exist on a variety of scale. Ecosystem अलग अलग तरह के हैं. An example of a small scale ecosystem is a pond. सबसे छोटा जो एग्जाम्पल है इकोसिस्टम का पॉन्ड है.
पॉन्ड में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेज होती हैं, स्मॉल फिशेज, प्लांट्स होते हैं, प्लैंक्टन्स होते हैं, इनका अपना इकोसिस्टम है जिससे कि दूसरे से रिलेटेड है। मीडियम स्केल इकोसिस्टम है फॉरेस्ट का, और फॉरेस्ट में जैसे डिफरेंट बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, ये सब रहते हैं, तो इनका इकोसिस्टम हमसे अलग है। वी कांट लिव इन द फॉरेस्ट एंड ऑल्सो दे, जो फॉरेस्ट एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, they also can't exist in our area, our region, and that the tropical rainforest is an example of a very large ecosystem. जो tropical rainforest है वो सबसे बड़े इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है जिसको हम बायोम भी कहते हैं। सो यू ऑल्सो कैन अंडरलाइन इट, जैसे मैंने किया है, स्मॉल स्केल यानी स्मॉल इकोसिस्टम, मीडियम इकोसिस्टम एंड द लार्ज इकोसिस्टम। देयर इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेकिंग प्लेस इन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, मीन्स कभी नहीं खत्म होने वाला प्रोसेस है, क्योंकि जब तक प्रोड्यूसर्स हैं तभी तक क्या है, कंज्यूमर्स हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल। आप कैसे हम समझेंगे? सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे मेन सोर्स कौन है एनर्जी का? सन है। प्लांट्स ग्रो ड्यू टू द सोलर एनर्जी। ये भी हमको पता है कि जो प्लांट्स है सोलर एनर्जी यानी कि सन की एनर्जी को लेकर ही अपना फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करते हैं, डेवलप होते हैं। दीज प्लांट्स पास टू ह्यूमन, दीज प्लांट्स आर ईटन बाय गॉड। अब सपोज ये प्लांट्स कितने खाए? गॉड ने खाए। गॉड्स है गिव मिल्क विच इज फर्दर एनर्जी इज नोन एज फूड चेन। ठीक है, सॉरी, द गॉड्स गिव मिल्क विच इज फर्दर पास टू ह्यूमन बींग्स। अब गॉड क्या करती है? इस फूड को ईट करने के बाद जो दूध देती है, मिल्क देती है, वो कौन कंज्यूम कर रहा है? ह्यूमन बीइंग कंज्यूम कर रहे हैं। दिस चेन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज नोन एज फूड चेन। यानी कि जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी जो ट्रांसफर होती जा रही है वन बाय वन, इस ट्रांसफर को ही हम क्या कहते हैं? फूड चेन। ओके, तो ये कोई पूछे कि भाई व्हाट इज फूड चेन, तो हम क्या कहेंगे? The chain of transfer of energy is known as food chain, but it is not the complete definition of it, because many scientists gave many definitions of food chain and they all are correct. So देखिए, अब यदि हम इसका एक शॉर्ट फ्लो चार्ट बनाएं तो क्या हो जाएगा? सन, देन प्लांट्स, देन गॉड एंड देन ह्यूमन बीइंग। ओके, ठीक है। सो आगे चलते हैं। सो फूड चेन इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स वेयर वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर। दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन। फूड चेन क्या है? फूड चेन इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स वेयर वन अनदर ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर। फूड चेन एक वो सीक्वेंस है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है और क्या करता है? एनर्जी को ट्रांसफर करता है। द वर्ल्ड हैज मैनी इकोसिस्टम्स। अब वर्ल्ड में बहुत सारे इकोसिस्टम्स हैं। इकोसिस्टम कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। ईच वन हैज इट्स ओन क्लाइमेट, soil, plants and animals, but very few ecosystems are natural today because of human activities. अब वर्ल्ड में क्योंकि बहुत सारे इकोसिस्टम हैं, ये भी ऑल्सो दे आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. मैनी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वी नो, बट एज नेचर गिव अस क्लाइमेट, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स, बहुत सारे हमको नेचर ने सब चीज़ें दी हैं, लेकिन नेचुरल इकोसिस्टम्स आर वेरी लेस, वेरी फ्यू. कम क्यों है ये? जस्ट बिकॉज ऑफ आवर एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज. मोर इकोसिस्टम्स आर अंडर थ्रेट देन एवर बिफोर एंड नीड प्रोटेक्शन. क्योंकि ह्यूमन की जो एक्टिविटीज हैं हर फील्ड में बढ़ गई हैं, चाहे वो स्काई हो, क्योंकि स्काई में हमने क्या फ्लाई कर दिए हैं, एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट, प्लेन्स, एवरीथिंग इज देयर. तो स्काई का जो इकोसिस्टम है वो इनबैलेंस हो गया है. वाटर में भी हमने क्या किया है, अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाया है, उस वजह से वहाँ का इकोसिस्टम भी गड़बड़ हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है. तो हर जगह ह्यूमन बीइंग ने अपनी जो है एक्टिविटीज़ को शो किया है, प्रेजेंट किया है, और वी ह्यूमन बीइंग आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्बैलेंस ऑफ द नेचर, फॉर द इम्बैलेंस ऑफ आवर इकोसिस्टम. ओनली वी ह्यूमन बीइंग आर रेस्पॉन्सिबल. सो कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, that is
द ह्यूमन एनवायरमेंट. द ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट. बिल्कुल ठीक है, हमारे एनवायरमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हम लोग ही हैं, ह्यूमन बींग. दे इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट एंड ऑल्सो मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड कैपेबिलिटीज. तो ह्यूमन बींग क्या करता है, एनवायरमेंट में रहता है, उसके साथ इंटरेक्ट करता है और उसको अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग और जितनी उसकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई भी कर देता है. द अर्ली मैन्स हैबिटेट वाज हिज नेचुरल सराउंडिंग. अब जो अर्ली मैन थे, एज यू अर्लियर स्टडीज इन प्रीवियस क्लास, कि अर्ली मैन थे वो फॉरेस्ट में रहते थे, नोमेड्स थे, तो उनका हैबिटेट क्या था, उनका नेचुरल सराउंडिंग था. ठीक है, उनके पास घर तो थे नहीं हमारे तरह. He adapted himself to the natural environment and most of his needs were met by his immediate environment. उसने अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट किया और जो भी उसके नेचर में अवेलेबल था उसी के अकॉर्डिंग उसने अपने नीड्स को क्या रखा, लिमिटेड रखा और उसी से अपनी नीड्स को कंप्लीट किया. नाउ यू कैन सी ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, मैनी बिल्डिंग, रोड्स, एवरीथिंग इज देयर. ओके, नाउ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स. अब ह्यूमन बींग का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इवोल्यूशन का मतलब आप समझते हो ना, उद्विकास कैसे बना, कैसे वो डेवलप हुआ. एज स्टेटेड अबव, अर्ली ह्यूमंस एडजस्टेड देमसेल्फ विद द सराउंडिंग इन विच दे लिव. अब जैसे कि अभी अभी हमने पढ़ा कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, उन्होंने अपने सराउंडिंग, अपने आप को एडजस्ट कर लिया, अडेप्ट कर लिया. मोस्ट ऑफ देयर नीड्स वर फुलफिल्ड फ्रॉम द एनवायरमेंट रिसोर्सेज. अब उसकी जितनी भी नीड्स थी मोस्टली सभी एनवायरनमेंट से कंप्लीट हो जाती थी, जो नेचर ने दिया था रिसोर्स उनको, उन सबसे. विद टाइम द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन नीड्स चेंज. लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता गया, इस एनवायरनमेंट रिसोर्सेज की, जो एनवायरनमेंट ने हमें रिसोर्सेज दिए हैं, हमारे नेचर ने दी हैं, नेचुरल रिसोर्सेज की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही ह्यूमन नीड्स ने चेंज कर दी. कि जैसे जैसे इंसान की आवश्यकताएं बढ़ती गई, नीड्स बढ़ती गई, तो ये सारे रिसोर्सेज की जो क्वांटिटी थी कम होती गई, क्वालिटी डिस्टर्ब होती गई. दे स्टार्टेड डेवलपिंग टेक्निक्स एंड न्यू वेज टू यूज द एनवायरनमेंट. नई नई टेक्निक्स को इन्होंने डेवलप किया, इन्वेंट किया और एनवायरनमेंट को यूज़ करने के नए नए तरीके खोजे. जैसे हम डैम्स के बारे में हम जानते हैं, है ना, डैम्स हम बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हम बना रहे हैं और इन बड़ी बिल्डिंग्स को, लार्ज बिल्डिंग्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें अर्थ के इनर पार्ट तक उसको डिग करना पड़ता है. ठीक है, ओके. द अर्ली मैन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स टू मीट हिज नीड्स. अब अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए अर्ली मैन ने क्या किया था, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया था, पालना शुरू किया था, क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू किया था. दिस हेल्प्ड हिम टू लीड ए सटल लाइफ. और इस तरह से उन्होंने सटल लाइफ को जीना शुरू किया. Thus, small settlements grew in the river valleys, where the land was fertile and water was readily available. अब क्या हुआ, जो उस टाइम पर छोटी छोटी सिविलाइजेशंस बनी. अब मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सारी सिविलाइजेशन हमने पढ़ी हैं, ठीक है ना. और सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको आप क्या कहते हो, यस, तो ये भी आपने पढ़ा है. तो डिफरेंट सिविलाइजेशंस वर देयर. ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यस. इतनी सारी सिविलाइजेशन उस टाइम पर डेवलप हो रही थी, सभी की लाइफ सेटल्ड थी, सभी के पास उस समय की डेवलप्ड टेक्निक्स थी. लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन ग्रो करता गया, अपने आप को टेक्निक्स ग्रो करता गया, तो सारे नेचुरल रिसोर्सेज उसने डिस्टर्ब कर दिए. अब क्या हुआ कि जो रिवर वैलीज थी, सबसे पहले सेटलमेंट वहीं पर हुए, मीन्स रिवर वैलीज के आसपास ही लोगों ने रहना शुरू किया, क्योंकि क्रॉप को ग्रो करने के लिए उनके पास वाटर अवेलेबल था. और रिवर वैलीज के आसपास जो क्लाइमेट होता है वो भी अकॉर्डिंगली होता है, लैंड फर्टाइल होती है. ओके, विद द पैसेज ऑफ टाइम ह्यूमन स्टार्टेड चेंजिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट टू देयर एडवांटेज विद द हेल्प ऑफ वेरिड स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज. और जैसे जैसे टाइम पास होता गया, इंसान ने, ह्यूमन बीइंग ने इस नेचुरल एनवायरनमेंट को, ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट को अपने डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के थ्रू, स्किल्स के थ्रू नई नई एडवांटेज
लेना इससे शुरू कर दिया, क्योंकि अलग अलग टेक्निक्स आ गई तो अलग अलग चीज़ें इंसान बनाने लगे, नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करने लगे। दे डिस्कवर्ड मिनरल्स एंड इन्वेंटेड मशीन्स। मिनरल्स को इन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया, मशीन्स को इन्वेंट किया, और फिर मशीन्स के थ्रू जो डिफरेंट हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, वहाँ से मिनरल्स को निकाला। द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड इंक्रीजिंग डिमांड फॉर गुड्स रिजल्टेड इन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मास प्रोडक्शन। अब धीरे धीरे पॉपुलेशन भी बढ़ती गई, पॉपुलेशन की डिमांड्स बढ़ती गई, क्योंकि बेसिक नीड्स तो सबको कंप्लीट करनी होती हैं, शेल्टर, फूड, क्लोथ। तो इसी के रिजल्ट में क्या हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स डिफरेंट इंडस्ट्रीज लगने लगी, बनाई जाने लगी अलग अलग तरह की, मास प्रोडक्शन बढ़ने लगा। ह्यूमंस आर कंटिन्यूसली एंड डिस्क्रिमिनेटली एक्सप्लॉइटिंग द एनवायरनमेंट टू फुलफिल देयर नेवर एंडिंग रिक्वायरमेंट्स। और इस तरह से इंसान ने बिना किसी सोच विचार के, बिना किसी भेदभाव के हमारे इस नेचुरल एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। एक्सप्लॉइट मतलब उसका शोषण करना शुरू कर दिया। शोषण का मतलब जब हम किसी का ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसको हम एक्सप्लॉइट करना कहते हैं। दिस इज़ लीडिंग टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। और इससे क्या हुआ, हमारे एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट को क्या करना शुरू कर दिया, हमने ख़त्म करना शुरू कर दिया। अब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कैसे होता है, देखिए। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन अकर्स व्हेन एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट रिजल्ट इन द डिस्ट्रप्शन ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस। जब हमारे नेचर का जो बैलेंस है, इकोलॉजिकल बैलेंस जो हमारे नेचर ने खुद ने बनाया है, हम उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। Environmental degradation can occur by natural processes or human activities or a combination of both. अब एक तो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, जैसे अर्थक्वेक है, फ्लड है, ड्रॉट है, इसके थ्रू भी एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन होता है। और दूसरा जो अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं उनके थ्रू भी एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन होता है। जैसा आप यहाँ देख रहे हो, डिफॉरेस्टेशन। अब ये कौन करेगा, ह्यूमन बीइंग ही करेगा ना। तो ह्यूमन बीइंग एक्टिविटी है that is shows us the result of environmental degradation. Since some of the causes of environmental degradation are क्या कौन कौन से causes हैं, natural hazards, human induced hazards. अब natural hazards में क्या है, they include volcanic eruptions, earthquake, cyclones, flood, drought, etc. और human induced क्या क्या है, जैसे release of chemicals, forest fires, population explosion, pollution of land, water and air. Due to increase in population over time, human need also increased and people started to expand the land for their use. Population के बढ़ने के साथ साथ ही लोगों को रहने के लिए भी घर चाहिए था, खाने के लिए भी चाहिए था, तो लैंड का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा। Forests were cleared to get land for agriculture. एग्रीकल्चर के लिए जो जंगल थे, फॉरेस्ट थे, उनको साफ किया जाने लगा, मीन्स खत्म कर दिया उनको। न्यू टाउन्स अलॉन्ग विद इंडस्ट्रीज, रोड्स एंड रेलवेज कम अप। जहाँ जहाँ इंडस्ट्रीज बनाई गई उनके आसपास नए नए टाउन्स बन गए, रोड्स बन गए, रेलवेज बन गए। एनिमल्स वर किल्ड फॉर फूड एंड अदर नीड्स। फूड को और अपनी दूसरी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए एनिमल्स को मारा जाने लगा। ऑल दीज ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव हैड एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। और इन सभी एक्टिविटीज़ के कारण हमारे एनवायरनमेंट पर एडवर्स इफेक्ट पड़ा, मीन्स प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, मैनी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स हैव एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन के कारण ही, फॉरेस्ट को काटे जाने के कारण ही एनिमल और बर्ड्स की बहुत सारी स्पीसीज तो ऐसी हैं जो हमने देखी भी नहीं है, लुप्त हो चुकी हैं। एक्सटिंक्ट मीन्स लुप्त होना। ह्यूमन एक्टिविटीज ऑल्सो अकाउंट फॉर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ही एयर में CO2 की जो है लेवल है वो बढ़ गया है, क्योंकि हमने अलग अलग इंडस्ट्रीज लगा दी हैं, विच इज़ द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और इसकी वजह से जो पूरे विश्व में जो टेम्परेचर है वो दिन पे दिन इंक्रीज होता जा रहा है, जिसको कि हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ डिस्टर्बेंस इन द बैलेंस स्टेट ऑफ अवर एनवायरनमेंट। और ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल ही हमने पढ़ा है कि हमारे एनवायरनमेंट का इम्बैलेंस कैसे हो रहा है। वाइल ए परफेक्ट बैलेंस बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट इज नेसेसरी। जबकि हमारे खुद के एनवायरनमेंट में और नेचर ने जो हमको एनवायरनमेंट दिया है उसके बीच में बैलेंस होना ज़रूरी है। दैट्स वाई वी कैन सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स। इट हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर अस टू सेव द एनवायरनमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन।
क्योंकि यदि हम अपने एनवायरनमेंट को सेव नहीं करेंगे, ये बैलेंस यदि नहीं होगा, तो हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगी, वो आ ही नहीं पाएंगी, एग्जिस्ट ही नहीं हो पाएंगी। दिस इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हमारे जो एनवायरनमेंट है, हमें उसको अपने आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी छोड़ के रखना है, उसको बैलेंस रखना है, और इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अदरवाइज वी विल बी फोर्स्ड टू लिव विद इनफर्टाइल लैंड, polluted water and air, little forest cover, hostile climate, vanishing species and toxic food। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी आगे आने वाली जनरेशन को क्या दे के जाएंगे हम, इनफर्टाइल लैंड, यानी कि ऐसी लैंड जहाँ पर कोई क्रॉप ग्रो नहीं कर सकती, एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, गंदा पानी, गंदी हवा, बहुत छोटा सा कोई जंगल, और नहीं हो सकता जंगल भी हम क्लियर कर दें, सारे जंगल हम क्लियर कर दें, सारे फॉरेस्ट हम खत्म कर दें। एक ऐसा क्लाइमेट जहाँ की टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ठीक है, और सारी स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएंगी, और फूड भी कैसा हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक बैलेंस बिटवीन अस एंड नेचर। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 1. If you have any queries, then you can message me.